चाइना ने एलएसी के करीब अपने सबसे एडवांस J-20 स्टेल्थ फाइटर की डिप्लॉयमेंट और तेज कर दी है। सैटेलाइट इमेजेस एक बदलती हुई एयर पावर इक्वेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या एशिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या इस चैलेंज के लिए तैयार है? नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं, ये कहानी है टेक्नोलॉजी की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर की और आज के दौर की एयर डोमिनेंस की। ओपन सोर्स सैटेलाइट जो इमेजरी है और जो डिफेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक चाइना ने इंडिया के नजदीक एयर बेसिस पर अपने J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हटाओ और इस तरह के कई सारे जो बेसिस हैं एयर बेसिस, उन पर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में भी वृद्धि वहां पर देखी गई है। इसी के साथ ओपन सोर्स डिफेंस असेसमेंट का एस्टिमेट ये है कि चाइना का जो J-20 प्रोग्राम है रैपिड पेस पर एक्सपेंड हो रहा है और जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है लगभग 500 एयरक्राफ्ट के पास पहुंच सकती है। हालांकि चाइना ने इस नंबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ चाइना के पास कितने जेट्स हैं ये नहीं है। सवाल असली ये है कि क्या भारत की जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ नंबर की रेस से लड़ी जाएगी या फिर टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन और जो इंडिजिनस वॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके जरिए अपना जवाब देगा। दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और आज हम एनालाइज करेंगे कि चाइना की जो एयर पावर एक्सपेंशन है और भारत की स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, तो दोनों को हम चाइना का जो की तरफ से एक्शन है और भारत क्या और कितना तैयार है, इस पे शुरू करते हैं चर्चा। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, चाइना J-20 प्रोडक्शन इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रहा है? क्या ताइवान के साथ साथ इंडिया भी चाइना की लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा बन रहा है, या फिर देखिए इंडो पैसिफिक और हिमालय दोनों जो थिएटर्स हैं उसके लिए चाइना जो है वो पैरेलल मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है? देखिए भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो 3,488 किलोमीटर का है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, एक तो है लद्दाख के पास जो है, और सेकेंड जो है ये जो अरुणाचल प्रदेश के पास है। अभी जो रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ पर वो होतान और दूसरे एक एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर उन्होंने 11 J-20 जो उनके जो चेंगडू फाइटर जेट्स है, जिसको वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं, वो डिप्लॉय कर दिया है। ये एक तरह से चाइना जो है अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहा है बॉर्डर पे, क्योंकि उसको मालूम है कि कभी ना कभी उसका जो है भारत के साथ उसका युद्ध होना लगभग तय है। क्योंकि सबसे दोनों के बीच में जो कंटेंशियस इश्यूज है ना अंबर जी, वो अनरिजॉल्व है। अब सबसे बड़ा दोनों के अंदर जो इश्यू है वो ताइवान का है और तिब्बत का है। ताइवान की कंपनीज जो है वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, वो चाइना से अपने इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर रही है। और आपको ये भी मालूम है कि तिब्बत में जो दलाई लामा के सक्सेसर के लिए एक तरह से ऑलरेडी बातचीत चालू हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले मनीला के अंदर एस जयशंकर और वांगी मिले भी थे। वहाँ पर भारत ने क्लियर कट शब्दों में बोल दिया था कि चाइना ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, और भारत आज भी वन चाइना पॉलिसी को वो सपोर्ट करता है। पर ये एक तरह से वार्निंग दिया गया है चाइना को कि अगर आपने हमारी सॉवरेनिटी इशू को रिजॉल्व नहीं किया तो हम ताइवान और तिब्बत को छेड़ सकते हैं। अब इन्होंने भारत के बाद उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट वो बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अमर जी, क्या J-20 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है? मुझे नहीं लगता है। देखिए चाइना ने क्लेम ज़रूर किया है, पर ऑपरेशन सिंदूर में सबको मालूम है उनकी PL-15 मिसाइल है वो कम्प्लीटली बेकार पाई गई है। चाइना जो है अपना, चाइना क्या करता है, विदेशों से टेक्नोलॉजी लाता है, रिवर्स इंजीनियर करता है, पर वो उसकी वो टेस्टिंग नहीं करता है कि वो ऑल वेदर कंडीशन में चल सके। क्या वो रेगिस्तान में जैसे भारत के अंदर थार के अंदर टेस्टिंग होती है, थार डेजर्ट के अंदर, और लद्दाख की जो सर्द सर्द पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी टेस्टिंग होती है।
तो भारत के वेपन्स एक तरह से ड्यूरेबल है, भारत के वेपन्स एक तरह से ट्रस्टवर्दी है। 88 आवर्स का वॉर हमने लड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो हमसे भीख मांगे सीज फायर की। और चाइनीज़ जो हथियार है वो नंबर्स में ज़रूर ज़्यादा है। आज बताया जाता है कि चाइना के पास कम से कम 300 से 500 J-20 एयरक्राफ्ट है, और चाइना के अंदर जो उनकी जो कैपेसिटी है हर साल वो 125 जो जेट है वो एक तरह से तैयार कर सकते हैं। बाई 2030 विशेषज्ञ बोलते हैं कि चाइना के पास 1000 J-20 जेट्स हो सकते हैं। तो अंबर जी, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलरेडी भारत से कहीं गुना ज़्यादा है। हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिर्फ साल के 30 जेट्स बना सकता है, उसमें भी वो इंजन जो है, इंजन की डिपेंडेंसी उसकी है अमेरिका के ऊपर, जीई के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके भी ये जो है भारत को एक तरह से इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा, सारे फाइटर एयरक्राफ्ट उसको खरीदना ही पड़ेगा। और इसके लिए भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल का चयन भी किया है, और वो कभी भी फाइनलाइज हो जाएगा। इससे हमें एक तरह से समझना पड़ेगा कि भारत के जो एयरक्राफ्ट है सुखोई 30, उसने कुछ साल पहले जो J-20 के जो रेडार्स हैं, उसके जो क्रॉस सेक्शन है, हीट सिग्नेचर्स, उसको पकड़ लिए थे। भारत ने तो अमेरिका के F-35 के जो सिस्टम है उसको भी लॉक कर दिया था, और उसको फोर्स कर दिया था कि लैंड करे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर, जहां पर जी उसको 6 हफ्ते लग गए थे उसको ठीक करने में। तो जी। भारत के पास ऑलरेडी जो है एक तरह से जो रेडार सिस्टम्स हैं, और अपनी खुद की सैटेलाइट्स है, और जितने भी सिस्टम्स है जो ट्रैक कर सकते हैं, वो सारे चीज़ भारत के पास है। और भारत के पास एस वो फोर बस हंड्रेड हो, सही है उमेश आकाश। जी कि भारत जो है वो डिफेंस में काफी बेहतर कर रहा है, लेकिन जो हमारे एडवर्सरीज हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, भारत के एयर पावर की अगर हम बात करें उमेश जी, क्या आपको लगता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है और मॉडर्नाइजेशन की स्पीड है, वो क्या फ्यूचर चैलेंजेस के हिसाब से काफी है? और आपको क्या लगता है कि भारत को तेजस, MK2, आमका और जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम्स हैं उनको नेशनल प्रायोरिटी पर बनाना होगा? हालांकि इंजन से रिलेटेड कई सारे डेवलपमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि और ज्यादा पुश की आवश्यकता यहाँ पर है? देखिए अमर जी, फ्रैंकली मैं आपको बोल देता हूँ, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। मतलब आप देख लीजिए, वो बोल रहे हैं कि हम जी के इंजन को रिप्लेस करने के लिए कावेरी 2 बनाने वाले हैं, नया टेस्टिंग बेड बनाने वाले हैं, वो सब हो रहा है, पर जो टाइमलाइंस जो दे रहे हैं वो उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। मेरा ये मानना है अंबर जी, मेरा ये मानना है कि भारत को अभी जो है, भारत अभी भी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है, जबकि चाइना 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना चालू कर चुका है। वो हमसे बहुत आगे है, टेक्नोलॉजिकल गैप हम में और उनमें बहुत ज़्यादा है। और उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है 125 एयरक्राफ्ट पर ईयर, उसका समझ में आता है कि उनका जो टैलेंट उनके पास है, उनके पास जो इकोसिस्टम है, उनके पास जो पार्ट्स बनाने की जो फैसिलिटी है, भारत में नहीं है वो फैसिलिटी अभी भी। तो भारत को तो बहुत टाइम लगेगा, 2035 तक हमें अपना एमका मिलेगा, और चाइना के पास 2030 तक 1000 जेट हो जाएंगे। ये डिफरेंस है। और चाइना के पास J-35 भी है, ये उनका सेकेंड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अगर हम बात करें जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात आती है, तो आपको क्या लगता है जो फ्यूचर वॉर है वो फाइटर जेट से ही जीती जाएंगी, या फिर कुछ हम बदलाव देंगे? क्योंकि ड्रोन्स की भी बात हो रही है, और आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनमें सबका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर AI एनेबल्ड ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और जो पूरा नेटवर्क सेंट्रिक वॉर होगा वो होने वाला है। देखिए, भारत ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके पास ऑलरेडी है। वो अपने खुद के इंटरसेप्टर्स भी बना रहा है प्रोजेक्ट कुशा के अंदर, और ऑलरेडी हमने रेप्लिका बना लिया है S-400 का, क्योंकि S-400 रशिया ने चाइना के दबाव में हमें नहीं दिया था, तो भारत ने इंडिजिनसली उसको डेवलप कर लिया। रशिया अभी हमें S-500 देने को तैयार है, पर रशिया को अगर हम एक चीज़ है, हम उनके साथ करार कर सकते हैं, पर रशिया से सप्लाई कब आएगी हमें नहीं मालूम।
ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और वेस्टर्न नेशंस जो है भारत के साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करना नहीं चाहते। भारत ने इसी के लिए जो है वेपन्स इंटीग्रेशन के लिए उनका इंटरफेस जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट है वो मांगा है, उनसे एक तरह से उनके राडार्स को सिग्नेचर्स है वो मांगा है। तो ये भारत अपने वेपन्स जो है वो डालना चाहता है विदेशी एयरक्राफ्ट के अंदर। जैसे रफाल के अंदर उनकी जो बीबीआरएम मिसाइल है वो है मीट्रियट, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर्स है, पर एक मीट्रियट मिसाइल की कीमत होती है 26 करोड़। और अमर जी, भारत ने अंदर ऑलरेडी अस्त्रा जो मिसाइल है वो 160 किलोमीटर्स की है, उसका दाम है 11 करोड़। आप देखिए कितना फ़र्क है। और फ्रांस की जो मिसाइल है क्रूज, स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, वो भी अच्छी है, पर भारत ने उसका भी इंडिजनाइजेशन कर दिया है और बहुत कम कॉस्ट पे वो बना पा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए युद्ध में एयरक्राफ्ट के अलावा आपके पास जो रेडार फैसिलिटी है, सैटेलाइट अपलिंकिंग सिस्टम है, और आपके पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सूट्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जैसे आपने बताया मैंड और अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। भारत जो है अपने डिफेंसिव ऑफेंसिव में काम कर पा रहा है, पर चाइना जो है ऑफेंसिव में काम कर रहा है। उसके जो J20 जो 1000 के मात्रा में बना रहा है, वो एक तरह से फ्यूचर में वो ताइवान और भारत के साथ युद्ध करके यहाँ से वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करना चाहता है। दिस इज द रीज़न फॉर चाइना प्रोड्यूसिंग सो मेनी जेट्स। नहीं तो अपनी जो धरती को डिफेंड करने के लिए आपके पास रफाल जेट जितने हैं उतनी काफ़ी हैं भारत के पास। पर भारत जो है चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एयरफोर्स को अब वो बढ़ावा देना चालू कर रहा है, और मेरा ओके। ये मानना है कि वक्त रहते वो कर भी लेगा। उमेश जी, एक बात बताइए, अगर कल सपोजिटली चाइना और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन जो है वो और बढ़ाते हैं, हालांकि चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन किस लेवल की है ये हम सब जानते हैं, तो क्या जो भारत की एयर स्ट्रेटेजी है वो बदलेगी और किस तरह से बदलेगी? क्या भारत जो है वो टू फ्रंट कंटिजेंसी के लिए जो प्रिपेयर्डनेस है और जो उसको लगता है कि और ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत है? अंबर जी, भारत को अभी टू फ्रंट नहीं, थ्री फ्रंट वॉर के लिए रेडी होना पड़ेगा। बांग्लादेश भी एक तरह से चाइना के एक्सिस में आ चुका है, और चाइना जो है अपना J10C जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बांग्लादेश को बेचने वाला है, या बेच चुका है, बस डिलीवरी देनी बाकी है। तो भारत को यहाँ पर कम से कम 50 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, और हमारे पास आज 28 to 30 स्क्वाड्रन है। तो हमारा जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है इंडियन एयरफोर्स का, वी आर अंडर, वो एक तरह से मैटर ऑफ कंसर्न हो चुका है। और भारत को अभी अपने डोमेस्टिक जो उनके तेजस है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। HAL को टाइमलाइंस को एडियर करना पड़ेगा। अमर जी, मेरा मानना है कि HAL को प्राइवेटाइज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उनके पास ऑर्डर तो बहुत है पर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बार बार हम देखते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो वर्क कल्चर है वो एक तरह से बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मेरा ये मानना है कि अब भारत को या तो HAL को डीमर्ज करना चाहिए या प्राइवेट एंटिटीज़ को दे देना चाहिए। और फाइनली एक तरह से जैसे अमेरिका के अंदर बोइंग, रेदन सब है, भारत के अंदर भी एक्सक्लूसिवली प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक तरह से पूरा DRDO का टेक्नोलॉजी और उनके एक्सपर्टाइज देके देश की सुरक्षा को एक तरह से देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और बाहर से टेक्नोलॉजी लाके रिवर्स इंजीनियर करने की भी ज़रूरत है। तो भारत को ये जो है बहुत रेडिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी सिर्फ आप पुराने सिस्टम के हिसाब से आपने देख लिया है, और आप ये देखिए तेजस जो है 1986 में कंसीव हुआ था, और हमारा जो कावेरी इंजन है उसको भी 1986 में कंसीव किया है। 40 साल हो गए हैं, और आज तक जो है दोनों प्रोग्राम एक तरह से अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये आप देख लीजिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अब सवाल एक ये है कि आपको क्या लगता है उमेश जी कि क्या ब्रह्मोस, आकाश और अस्त्र और जो S-400 जैसे सिस्टम्स हैं वो फ्यूचर जो एयर बैटल्स हैं वो बदलने का
दम रखते हैं, वो बदल सकते हैं, ये सवाल है। और क्या इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम और जो स्पेस स्पेस सर्विलांस है वो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं? अंबर जी, ब्रह्मोस के ऊपर तो हम उसके वेरिएंट्स हम बनाना चालू कर चुके हैं। ब्रह्मोस का मिनिएचर वर्जन बना रहे हैं, ब्रह्मोस का हम हाइपरसोनिक वर्जन बना रहे हैं, ब्रह्मोस की हम स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। अभी जो ब्रह्मोस की स्पीड है 2.8 है, उसकी 5.5 तक करने का विचार है। और अभी जो हम्म। उसकी रेंज है 290 किलोमीटर, वो 1500 किलोमीटर तक हो जाएगी। अस्त्रा के ऊपर काम होना चालू हो गया है। अस्त्रा MK2 भारत की जो सरकार है वो इंडक्ट भी कर रही है। उसकी रेंज अराउंड 240 टू 250 किलोमीटर है। उसकी मार्क स्पीड है 4.5। और आप ये देखिए कि उसके अलावा हमारे पास आकाश तीर जो लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है। और ऑलरेडी DRDO ने लेज़र सिस्टम जो है वो भी डेवलप कर लिया है। और इसराइल जो है भारत को आयरन डोम टेक्नोलॉजी देने को रेडी हो चुका है। उसके अंदर 100 किलो वॉट का रेंज होता है और एक शॉट का $2 लगता है। तो ये भी काम हो रहा है। भारत के पास S-400 जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। तो भारत के पास जो उसकी सुरक्षा प्रणाली है वो बहुत दुरुस्त है। हमें एक तरह से अटैकिंग वेपन्स की ज़रूरत है। हमें चाहिए एडवांस एयरक्राफ्ट की डीप एनिमी ये एरिया में जाके वहाँ पर अटैक कर सके और वहाँ पर बिना कैजुअलिटी के वो वापस भारत की सीमा में आ सके। ये भारत के पास वो कैपेबिलिटी अभी नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये देखेंगे कि आप सिर्फ दुश्मन के अगेंस्ट डिफेंड करते रहेंगे। आपको डिफेंस के साथ ऑफेंसिव स्ट्राइक्स के लिए भी आपको जो सिस्टम्स हैं, आपको जो एयरक्राफ्ट चाहिए वो उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। हम्म। अच्छा उमेश जी, चाइना को लेकर हमेशा क्वालिटी वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा खड़ा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और जो इंटीग्रेशन है वो फ्यूचर वॉरफेयर जो वॉर्स होंगी उनका डिसाइसिव फैक्टर होंगे? अंबर जी, आज की डेट में मैं बोलता हूँ चाइना के पास अपर हैंड है। और क्योंकि उनके पास वो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, भारत के अंदर वो डेवलपिंग फेस में है। पर सबसे बड़ी बात है कि चाइना की जो है क्वालिटी जो है बहुत ख़राब है। बहुत जगह पे उनके जो सिस्टम्स है वो वापस भी आ चुके हैं। पर उसके अलावा भी आप देखिए कि चाइना के अंदर लोगों को विश्वास है कि चाइना डिलीवर कर देगा। भारत भी तेजस एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है, पर वो इंजन के लिए डिपेंडेंट है GE के लिए। इसके लिए हमने इजिप्ट है, मलेशिया के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हमने खो दिए थे और जिसको साउथ कोरिया की कंपनी ने लिया था। ये सबसे बड़ी बात है कि भारत की एक कमज़ोरी है। मेरा ये मानना है कि R&D पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कावेरी प्रोग्राम को वापस एक तरह से जोर शोर से सिर्फ अनाउंसमेंट करके नहीं, उस पर रियली काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे हैं, काम जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि बरोबर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर 40 साल से जो डिले हो रहा है उससे अभी अगर काम होता भी है तो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता तब तक हाँ एक तरह से शक जो है बना रहेगा। तो दोस्तों, हमें एक बात जो है वो इतिहास सिखाता है, वो ये कि युद्ध उस दिन नहीं जीता जाता जब पहली गोली चलती है। युद्ध उस दिन जीता जाता है जब टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल प्लानिंग जो है वो सही डायरेक्शन में आज सालों पहले से शुरू हो जाती है। चाइना जो है उसकी एक्सपेंडिंग एयर कैपेबिलिटी जो है वो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है। लेकिन रिमाइंडर का मतलब पैनिक नहीं होता है, इसका मतलब होता है हमको तैयारी करनी है। और भारत ने पिछले कुछ सालों में मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफी प्रोग्रेस जो है वो की है। अब अगला चैलेंज है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जेट इंजन, AI की अगर हम बात करें, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और साथ ही जो एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सेल्फ रिलायंस और तेज करना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गैप हमारे सामने है और उस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। और आज जो हम सवाल यहाँ पर लेके बैठे हैं वो सवाल इसीलिए है कि जो आने वाले साल होंगे उसमें जो भारत है वो अपनी इंडिजिनस एयर स्पेस कैपेबिलिटी को उस लेवल तक ले जा पाएगा जहां पर डिफरेंस सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से तय होंगे। क्योंकि आज के दौर में वही देश स्ट्रेटेजिक लीडर बनेगा
जो सिर्फ हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि उनके पीछे की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी खुद खड़ा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी और सभी दर्शकों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।